वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कर रहे हैं। आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक हमने इसकी 15 सीरीज हो गई है, अब 16th की बात हो रही है। इसके पहले अगर आपने 15 सीरीज नहीं देखी, हर शिफ्ट में हमने मिनिमम 20 क्वेश्चन किए हैं, तो ओवरऑल आपके पास कितने आ गए? 300 क्वेश्चन आए और ईच क्वेश्चन हैव द 4 ऑप्शन, तो वो चारों के बारे में भी हमने चर्चा की। तो टोटल आपके पास 1200 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो ये आपको जरूर रीड आउट करना है। और इसमें क्या है, हम करंटली 2 फीचर्स के बारे में देख रहे हैं हम अपने। पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, वो बात रहेगा, इसमें हम चर्चा करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हम करंट प्लस स्टैटिक दोनों की चर्चा करते हैं। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जूम के तहत चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 8448178267, और ये आपके ब्लैंक पट्टी पे भी जा रहा है, वहां भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। पिछले क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की उनकी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उस समिति का अध्यक्ष था जिसने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक नया भाग शामिल करने की सिफारिश की थी? डीएस कोठारी, स्वर्ण सिंह, बीपी मंडल, आरएस सकारिया। Who among the following was the chairman of the committee that recommended including a new part fundamental duties in the Constitution of India? डीएस कोठारी, स्वर्ण सिंह, बीपी मंडल, आरएस सकारिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता होगा कि किसके तहत हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया। तो आपको सभी को याद होगा, हमारा 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन, that is included in the year of 1976, and the committee name is the Sardar Shwar Singh Committee. The committee name is the Sardar Shwar Singh Committee। और यही क्वेश्चन पूछा गया किसके तहत एड ऑन हुआ है, दैट इज द राइट आंसर स्वर्ण सिंह। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बना सरदार स्वर्ण सिंह। अब आपको याद रहेगा कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब हुआ मूल कर्तव्य को किसमें जोड़ा गया। आर्टिकल की बात की जाए, इट कंटेन द आर्टिकल 151A। किसमें है? 51A में पूरी की पूरी चर्चा है किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? पहले 10 थे, अब वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। और ये लिया कहां से गया है? द सोर्सेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अगर सोर्स की बात की जाए, ये कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा, इट इज कंटेनिंग ऑफ द यूएसएसआर, यूनियन सोवियत संघ ऑफ रसिया, रूस से लिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि ये कहां से लिया गया? सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर 1976 में एडॉप्टेशन प्रक्रिया के तहत इसको लिया गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्लियर रहेगा सभी को, उम्मीद करता हूं। एक बार कमेंट में आप बता दीजिएगा अगर कोई डाउट्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिक्शन of the Supreme Court allow it to settle dispute between the central and state and among state? Appellate, एडवाइजरी, रिट, ओरिजिनल। अपीलीय, सलाह, रिट, मूल। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो आप जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। कौन सा अधिकार है जो पर्टिकुलर इसमें शामिल किया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है जो उसे केंद्र और राज्य, राज्य और केंद्रों के बीच निपटारा कराता है? तो केंद्र और राज्य, राज्य और केंद्र के बीच में जो निपटारा के लिए कॉन्सेप्ट बना है, दैट इज अ ओरिजिनल, इट इज अ मूल अनुमति। ये आपकी ओरिजिनल होती है, क्लियर ना, जिसमें आप कुछ भी इधर उधर का सिनेरियो रख सकते हैं। तो आपको याद रहेगा, अपीली का मतलब जिसको हम अपील कर सकें। एडवाइजरी, इट इज द कंटेनिंग द आर्टिकल नंबर 143। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द एडवाइजरी ऑफ प्रेसिडेंट, माने या ना माने उसके हाथ में। रिट है आर्टिकल नंबर 32,
इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से इसे जाना गया और यह बना मूल। तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है जिसमें यह बनता है? दैट इज अ ओरिजिनल मेथड। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द मच मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। गवर्नर जनरल कौन था जिसने टिप्पणी की यह लॉर्ड मैकटर्नी कैसा आदमी है, फिर भी विश्वास है कि शांत के बावजूद वह कर्नाटक की हानि को प्रभावित करेगा? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। Who was the Governor General who remarked what a man is the Lord Mackinlay at believed that in spite of the peace he will affect the loss of the Atlantic? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा भारत में सन 17वीं शताब्दी की बात है, वहां से ये पूरी प्रोसेस चल रही है और उसी के तहत ये ऐड किया गया। और आपको पता होगा जो पहले बनते थे सन 1760 के आसपास, जो पूरे के पूरे लीडर होते थे वो पूरे क्या कहलाते थे? 1760 की बात की जाए तो उस समय पे पर्टिकुलर जो सिनेरियो था 1760 के आसपास में बना था वॉरेन हेस्टिंग। उस समय 1772, 1773 उस समय पे आपका गवर्नर था, क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। और लॉर्ड मैकनॉन्टी कैसा आदमी है ये बताया किसने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने बताया था? वॉरेन हेस्टिंग। ही इज द, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का अंतिम बंगाल गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत सारे काम किए। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी डेवलप्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी डेवलप्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग इन द ईयर इन द प्लेस ऑफ द वाराणसी। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वॉरेन हेस्टिंग था, जिसने यह कहा था कि लॉर्ड मैकॉर्टनी कैसा आदमी है, फिर भी विश्वास है कि शांत के बावजूद वह कर्नाटक की हानि को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में किस राज्य में है? स्टैटिक का क्वेश्चन आया, हर एग्जामिनेशन में, हर पैटर्न में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर क्वेश्चन देखिए क्या है पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन। द काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। न्यूज में क्यों है? रिसेंटली इट इज लॉन्च द 4th यूनिट, इसने 4थी यूनिट को अपने क्या किया है? प्रारंभ किया है। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है काकरापारा, ये क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, जिसने अभी रिसेंटली 4th यूनिट, अपनी 4थी यूनिट को लॉन्च किया है। द काकरापारा न्यूक्लियर दैट इज स्टार्टेड ऑन द गुजरात। कहां का है बेटा? गुजरात का। भारत में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर। यूपी में आपको याद होगा पास में ही है नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और नरोरा नाभिकीय संयंत्र ये कहां स्थित है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज सिचुएटेड ऑन द नरोरा इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। काफी। और काकरापारा क्यों फेमस है? करंट का क्वेश्चन बना, इसने अपनी 4th यूनिट चालू किया था, इसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या हुई? इंपॉर्टेंट हुई। तो कहां बना है ये? गुजरात में। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बनेगा। अगला, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्लियर होगा। 5, अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन? समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्टिक। सरकार तय करती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना है। समाजवाद के तहत वस्तुओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय द गवर्नमेंट।
उत्पादन है, सरकार की व्यवस्था है, सब कौन करता है इसमें? सरकार करती है। जनता के समस्त प्रयासों को सरकार देखती है। Which of the following statement is correct regarding the socialistic society in the economy? The government decide what goods are to be produced. Distribution of goods under socialism is supposed to be based on what people need. Only one, neither two, both one and t, only second. तो आपको मैं बता दूं कि इसमें समाजवाद के तहत आवश्यकता के आधार पर यह नहीं है, इसमें सरकार ही पूरा करती है। इट फॉलोज ओनली वन, केवल एक का पालन करती है। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूरी वस्तुओं का आदान प्रदान सरकार के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल है रशिया, जर्मनी। इन सब देशों में पूरी की पूरी एक्टिविटी कौन करता है? गवर्नमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पे मोदी जी भी हैं और आपके फेमस जिन्होंने जियो टावर लगाया मुकेश अंबानी जी भी हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। और सोशलिस्टिक क्या होती है? ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार के द्वारा कराया जा रहा है तो वो पूरी प्रणाली इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को खाली स्थान से विभाजित करते हैं। Per capita income for a nation is calculated by dividing the country's national income by its liberty, debt, asset, population. आपको पता होगा प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके तहत की जाती है? इसे जानते हैं, पर कैपिटा इनकम, दैट इज देश की राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम अपॉन टोटल। इसके लिए एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आपके यहां कमाने का काम कौन कर रहे हैं? पिताजी। सैलरी है 40,000 रुपए और आपके घर में 10 लोग हैं, दादा, चाचा, चाची, ताऊ, सब मिला के 10 लोग हैं। तो मैं कहूंगा प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आपके जो पर्टिकुलर है उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो आपको पता होगा 40,000, 10 लोग हैं तो टोटल 4K, मतलब टोटल पॉपुलेशन। क्या डिवाइड करते हैं बेटा? टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम में कुल जनसंख्या। तो यहां पे किसी भी देश के क्या विभाजित कर सकते हैं? जनसंख्या या पॉपुलेशन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। किसी भी देश की नेशनल इनकम में प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। दैट इज वेरी गुड आंसर। सोशलिस्टिक क्या थी? जहां पर पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा कराई जाती हो? गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उसके पहले आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको पता है रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,000 वैकेंसी निकाली है। टोटल कितनी पोस्ट है? 60,200, अप्रोक्सीमेट है 60,000 पोस्ट के लिए। अगर आपको मैं बता दूं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि अगर पुलिस विभाग में आपका सपना है, दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या कहीं भी किसी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हुआ, अगर आपकी उम्र 25 साल है, आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए। और मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिल रहा है 9,999 में। इसमें जितने भी टीचर हैं सब आपको पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, और आपके एग्जामिनेशन से पहले कराया जाएगा। पीडीएफ प्लस नोट्स है, डेली पर्टिकुलर 3 to 4 आवर क्लासेस, स्पेशली यूपीजी के क्लासेस। इसमें जो उत्तर प्रदेश से आप परेशान रहते हैं 10 से 12, वो सब आपको कंटेंट किया गया। अगर आप चाहते हैं तो कॉल करिएगा 8448178267। ये नंबर याद रखिएगा, 8448178267। इस पे कॉल करिएगा। ये आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर सपना है तो आप इसको वर्दी यहीं से मिलेगी आपको। बस एक बार थोड़ा सा क्या है,
मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत भी हम कराएंगे। बस एक बार हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत ऐड होइए या ऑफलाइन बैचेस के साथ हमारे इंक्लूडेड होइए, आपको पूरी चीज मिलेगी। बाकी जीएस के डेली क्वेश्चंस आपको हो ही रहे हैं, तो इसलिए यूपी पुलिस के लिए 100% श्योर सिलेक्शन बैच है ये। 100% आप ज्वाइन करिएगा इसको। फीसेस भी आपको डिस्क्लोज हो चुकी, काफी कम, नॉमिनल। ये आपके पूरी जो पेमेंट है उसका 10% भी नहीं है पर्टिकुलर, इसलिए याद रखिएगा पूरा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के किसी रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता बल्कि उसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ए मैटर इज कार्बन, स्टील, क्रिप्टॉन, केरोसिन, मोर देन वन ऑफ द अबव। कार्बन, स्टील, क्रिप्टॉन, मिट्टी का तेल या उपरोक्त में से एक से अधिक, कौन सा इसमें शामिल होगा? क्वेश्चन फिर पढ़िएगा। पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है, उसे जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहा जाता है। इसमें द्रव का एग्जाम्पल कौन सा है? मिट्टी का तेल, केरोसिन। सबको पता है बेटा कि ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज अ नो फिक्स शेप बट इट इज अ फिक्स वॉल्यूम। शेप, जहां द्रव जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, इनका पर्टिकुलर शेप क्या होता है? अनफिक्स। लेकिन किसी में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, बॉटल में डाल दो, किसी में डाल दो, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा। दिस इज फिक्स्ड। वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो। यूपी पुलिस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर बताना चाहूंगा, मात्र 9,999 में आप तैयारी कर सकते हैं। यह आपके लिए सपना है वर्दी, तो यहीं से शुरुआत करिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म फिल करके तुरंत करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधों में ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में आरक्षित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। मानव में ग्लूकोज को आरक्षित ऊर्जा के रूप में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। ह्यूमंस पूछ रहा है। इन प्लांट, glucose is stored as reserve energy in form of starch. In which form is glucose stored in reserve energy in human? पौधों में किस रूप में होता है? पहले ही बताया है, स्टार्च के रूप में। मनुष्यों में किस रूप में होता है? ह्यूमंस में ये किस रूप में जमता है बेटा? आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में टूटता है। द राइट आंसर इज द ग्लाइकोजन। ग्लूकोज C6H12O6 इस फॉर्म में आपका होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। पौधों में, प्लांट में किस रूप में टूटता है? स्टार्च के रूप में। प्लांट में ये किस रूप में टूटेगा? स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और मानवों में किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। वेरी गुड, किस फॉर्म में टूटता है? ग्लाइकोजन। क्लियर रहेगा? सुक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज, पत्तियों में पाया जाने वाला है सेल्यूलोज। स्टार्च की अलग कहानी है, ये आपको क्लियर होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। नेक्स्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार रीड आउट करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। जल्दी से क्वेश्चन में बढ़ेंगे। द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट फॉर्म फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन। किस नाम से जाना गया, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। जल्दी से, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। क्वेश्चन है हमारा, धातु धन आयन और आसपास के इलेक्ट्रॉन, धातु धन आयन
और आसपास के इलेक्ट्रॉन, धातु धन आयन और आसपास के इलेक्ट्रॉन के समुद्र के बीच आकर्षण से बनने वाले बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजी, धात्विक बंध, हाइड्रोजन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपको भी पता है जब ये कैट आयन और सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसे जाना जाता है किस नाम से? ये पूरी तरह से इंक्लूडिंग फॉर्म में बनता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। इसे जाना जाता है किस नाम से? मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। क्या होते हैं ये? आपको भी पता है क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 और हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1। जब इसके साथ हैं तो 2 और 8 कंप्लीट, 7 इसके बाहर घूमते हैं। बैलेंस कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड जब प्लस के साथ बनता है तो धातु के धन आयन और आसपास के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है? धात्विक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जाना गया। उम्मीद है ये क्लियर होगा क्वेश्चन। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके लिए। जल्दी से पढ़िएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, तो बिल्कुल याद रखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस इकाई में तरंग दैर्ध्य मापा जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ए वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड? एंगस्ट्रॉम, पारसेक, डेसिबल, हर्ट्ज। एंगस्ट्रॉम, पारसेक, डेसिबल, हर्ट्ज। आपको पता है एंगस्ट्रॉम नापने के लिए हमेशा प्रयोग पर्टिकुलर वेवलेंथ को मापा जाता है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। पारसेक किसका है बेटा? दूरी का। डेसिबल किसका है? पर्टिकुलर साउंड का। हर्ट्ज किसका है बेटा? फ्रीक्वेंसी का। कई बार पूछा गया। एंगस्ट्रॉम किसका है? वेवलेंथ। तो मतलब एंगस्ट्रॉम किसका हो गया? तरंग दैर्ध्य का। पारसेक किसका हुआ? दूरी का या पर्टिकुलर डिस्टेंस का। डेसिबल किसका है? साउंड का या इसे जानते हैं ध्वनि का। और पर्टिकुलर हर्ट्ज होता है किसका? आपको पता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बना। ये काफी आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफी जरूरी है। उसी के बिहाफ पर इसमें क्वेश्चंस क्या है बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th, मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, ग्रामीण विकास। ये सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको पता होगा क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता के लिए चालू किया जाता है। यह पर्टिकुलर किससे संबंधित है? किससे यह संबंधित है? पर्टिकुलर आपका 4 ऑप्शन है, जल्दी से क्लियर करिएगा। यह किससे संबंधित है? मेरी जिंदगी मेरा, आवास और शहरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। ये इसके द्वारा चालू किएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन हमेशा 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और 2023 का सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो यह था इंदौर। दूसरे नंबर पे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया? सूरत। तीसरे नंबर पे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? आगरा। तीनों शहरों को याद रखेंगे। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण सूची 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहरों की बात की जाए तो आपको याद रहेगा सबसे स्वच्छ शहरों का कॉन्सेप्ट अलग चला। क्लियर? और इसमें से ये किसके द्वारा है? मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। क्लियर रहेगा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं 11 नंबर तक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है। 11 तक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से 100% क्लियर होंगे। अगले क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। 12 मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
सेवेलियर डे ला लीजियस डी हूनर से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, एस जनशेखर, एन चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी। हु वॉज अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? पूछेगा कौन सा है फ्रांस का सिविलियन अवार्ड है? सेवेलियर डे लीजियस, honored in May 2023। रतन टाटा, एस जयशंकर, एन चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया? कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। द पर्सन नेम इज द एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। इनको दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। मोदी जी यात्रा पे गए, उसके बिहाफ पर यह अवार्ड प्रदान किया गया था, तो मैक्सिमम लोग मोदी जी को लगा के आएंगे, इसलिए आप अपना आंसर याद रखिएगा, मोदी जी को नहीं, ये पर्टिकुलर किसको प्रोवाइड किया गया? दैट इज गिवन टू द एन चंद्रशेखरन। किसको दिया गया बेटा? एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? हु वन द फेड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? मैगलेन कार्लसन, डिग लॉरेंस, इयान नेप्रचौची, विदित गुजराती। ये पुरस्कार किसने जीता है? जल्दी से। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप एसोसिएटेड विथ द चेस। ये संबंधित है शतरंज से प्रतियोगिता। किससे संबंधित है बेटा? शतरंज से संबंधित प्रतियोगिता है। इसके फिडे चैंपियनशिप 2023 से किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन इट इज अ रशियन चेस प्लेयर, रूस के शतरंज प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उन्हीं के द्वारा इसको जीता गया। भारत में प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी का नाम बताना पड़े तो किसी को नहीं, पर्टिकुलर सबको याद होगा, विश्वनाथन आनंद का नाम। लेकिन इस बार का फिडे चैंपियनशिप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। मौलिक अधिकारों के लिए कमेटी कौन सी थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मौलिक अधिकारों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। मौलिक अधिकारों के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, दैट कमेटी नोन एज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इन द ईयर ऑफ 1976। इट इज कम फ्रॉम द यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समर्थ अभियान खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आदिवासियों के बीच खेलों को बढ़ावा देना, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों को ऋण। रिसेंटली समर्थ कैंपेन वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टू प्रमोट स्पोर्ट अमंग ट्राइबल, promote digital transaction in 5,000 gram panchaytas, to promote water conservation, loan to self help group। जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि समर्थ अभियान जो खबरों में था यह किससे संबंधित है? समर्थ अभियान जो संबंधित है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिजिटल लेन देन से संबंधित, और रिसेंटली 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। द नेम इज द 50,000 ग्राम पंचायता। किसके लिए आया है ये? टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायता, 50,000 ग्राम पंचायतों को बढ़ावा। जल संरक्षण के लिए अमृत चल रही है, स्व सहायता के लिए अलग चल रहा, आदिवासियों को बीच ऋण उपलब्ध कराना या उनको जोड़ने के लिए एकलव्य योजना, उसके बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है आपकी रन हो रही। क्लियर रहेगा उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए समर्थ योजना किससे संबंधित है, तो समर्थ योजना 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना चालू की गई। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उससे पहले आप याद रखिएगा, आपके लिए जैसे यूपी पुलिस का है वैसे हमारा सीजीएल आने वाला है। जिसका भी सपना है एसएससी में जाना, तो एसएससी के लिए हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी कांस्टेबल जीडी की हम तो करा ही रहे हैं। पर्टिकुलर आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज, वो भी फ्री मॉक टेस्ट है, आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं। अपने आप को जज करिए, ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंकिंग का क्या है, दैट इज ऑन लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी ओपन कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो नंबर कॉल करिएगा
8448178267। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए बनाया गया है। आप एक बार जज करिए। मैं हमेशा कहता हूं 1 पेपर इन अ डेली, जैसे आपको कहा जाए 1 एप्पल कैन कीप अवे फ्रॉम डॉक्टर, उसी प्रकार मैं कह रहा हूं एक पेपर आप डेली लगाइए, 100% श्योर सिलेक्शन है। ओनली गिव यू 1 पेपर इन अ डे। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आप रिस्पेक्टिव क्या करिए, ये चीज करिए, आपको 100% सिलेक्शन होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्युषण पर्व का उत्सव जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? द सेलिब्रेशन फॉर Paryushan Parv is held for blank days from the Digambar set of Jainism। जैनों के द्वारा, आपको पता होगा जैनों के प्रथम जो थे दैट इज अ ऋषभदेव। 24th लास्ट थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने काफी बड़ा ये अपना भाग बढ़ाया और महावीर स्वामी के बाद 2 भागों में बटा श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या था? जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसमें महिलाओं की एंट्री थी। दिगंबर मतलब जो लोगों ने वस्त्र का परित्याग कर दिया, पुरुषों। तो दिगंबर ट्राइब द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कितने दिन के लिए होता है? फॉर द 10 डेज। ये कितने दिन के लिए मनाया गया? 10 दिन के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपको याद रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन के लिए कि जैनों का पवित्र त्योहार कितने दिन के लिए मनाया जाता है। जो ये दिगंबर ट्राइब द्वारा मनाया गया कितने के लिए? 10 दिन के लिए। क्लियर रहेगा? अगला, डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में फेस्टिवल से पूछा गया। डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। डोल यात्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। किससे संबंधित है ये? याद रखिएगा, इट इज एसोसिएटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा मनाया जाता है आपका? याद रहेगा, वेस्ट बंगाल में काफी फेमस फेस्टिवल होते हैं, उसमें से डोल यात्रा, काली उत्सव या दुर्गा उत्सव। बिहार में बिहुला, यहां पे फ्लैमिंगो महोत्सव और ब्रह्मोत्सव। गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव, काइट फेस्टिवल, या इसे जाना जाता है पतंग महोत्सव के नाम से जाना गया। ये सब फेस्टिवल आपके क्या हैं? सेलिब्रेट होते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, डोल यात्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दैट इज वेस्ट बंगाल। कहां से संबंधित है? हमारे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोध पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट घराना जरूर आ रहा। पंडित जसराज, द ड्यून ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल वॉज ए प्रोपेगेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास? किरान घराना, मेवाती घराना, डागर घराना, ग्वालियर घराना। ये किससे घराना संबंधित है? इट इज एसोसिएटेड विथ पंडित जसराज, एसोसिएटेड विथ मेवाती। किससे संबंधित है? मेवाती घराना। ये कहां से है? राजस्थान से बिलोंग करता हुआ घराना है मेवाती घराना, बिल्कुल याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं, कौन सा फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन, तैराकी प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक वैध नहीं है? स्तन स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, लेग स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। तैराकी एक प्रतियोगिता है जिसमें कौन सा स्ट्रोक नहीं माना जाता है? Which of the following is not a valid stroke in a swimming competition? ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, लेग स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। लेग स्ट्रोक नहीं माना जाता इसमें, बाकी सब स्ट्रोक की चर्चा ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन सा स्ट्रोक नहीं माना जाता, लेग स्ट्रोक इसमें नहीं। तैराकी स्विमिंग एक प्रकार की, माइकल फिलिप्स का नाम सुना होगा। अगला 19th क्वेश्चन, विच इंडियन डांसर एमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट रिसिप्ट ऑफ पद्म भूषण? पिछली बार भी क्वेश्चन आया, उदित शंकर, सोनाली मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज, कुचे कुल्लूर मोहपात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? आपको हमने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन क्लियर कराया था। द फेमस पर्सन नेम इज द सोनल मानसिंह, रिलेटेड टू द कथक। बिरजू महाराज कथक, दिस इज ओडिशी।
उदय शंकर, दैट इज बिलोंगिंग टू कथक। तो आप याद रखिएगा सबसे कम उम्र में 2003 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली महिला का नाम सोनल मानसिंह, बिल्कुल याद रखिएगा। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी सब एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एनआईटी अभी DSSB का एग्जामिनेशन आया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। इसमें स्पेशल बैच 4 to 6 स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम है। जानकारी के लिए 8448178267 पर कॉल करिएगा। 4 to 6 और 7 to 9 दो बैचेस चल रहे हैं। खासकर वो लोग जो काम काज में व्यस्त हैं उनके लिए पूरी तरह से प्रोग्राम क्या है हमारा रन हो रहा। 100% सिलेक्शन की गारंटी इस बैच में है, पूरी तरह से इंक्लूड करिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए शकरिया आयोग की स्थापना खालिस्तान में की गई। शकरिया कमीशन वॉज सेटअप इन टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन। दोनों को बनाने के लिए सकरिया आयोग कब बनाया गया? बिल्कुल याद रखिएगा, सकरिया आयोग कब बनाया गया? सकरिया आयोग 1987, 1990, 1996, 1983। ये बना किस लिए था? पर्टिकुलर केंद्र और राज्यों के संबंधों के लिए बना 1983। इट इज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, दैट नेम इज द फोर्थ ऑप्शन 1983। बिल्कुल याद रखिएगा 1983 के लिए बना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सकरिया आयोग याद रखिएगा कब बना? 1983 में। सकरिया आयोग कब बना? 1983 में। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। और ये 20 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी रहेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी इसमें रहेगी कि जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे उन क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, सकरिया आयोग केंद्र और राज्यों के लिए कब स्टेब्लिश हुआ? तो आप याद रखिएगा इन द ईयर ऑफ 1983। ट्रिक इसकी कैसे याद रखेंगे? इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, तभी का सिनेरियो आप याद रखेगा। 1983 से संबंधित है ये। शकरिया केंद्र एवं राज्य संबंधों की जांच के लिए बनाया गया था। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। 20 क्वेश्चंस आप पढ़िएगा, जहां भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। क्लियर है? ठीक, थैंक यू सभी को।